नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश प्रजापत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल वीआईपी टेक्नीशियन में। दोस्तों, जैसा कि हमने टॉप 50 जीके के क्वेश्चनों की सीरीज स्टार्ट करी है, आज इसका पार्ट 2 लेकर आए हैं हम। देखिए, ये बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज है जो आपकी हर एग्जाम में काम आने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। प्रश्न संख्या 1 है, महात्मा गांधी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किया था। तो ये आरंभ कहाँ से किया था यह बताना है। तो देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था और ये स्टार्ट हुआ था साबरमती से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, साबरमती। प्रश्न संख्या 2, 1857 की बात है कि विद्रोह के ठीक बाद में बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा विप्लव हुआ। तो चारों में से आपको बताना है कौन सा, मतलब विद्रोह कौन सा हुआ था, कौन सा उपद्रव हुआ था, क्या घटना घटित हुई थी 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल के अंदर। तो इसका राइट आंसर होगा नील उपद्रव या नील विद्रोह। ठीक है, तो 1857 की क्रांति के बाद में बंगाल के अंदर नील उपद्रव की घटना घटित हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3, अकबर ने जिस मनसबदारी प्रणाली को लागू किया वह किस देश से प्रचलित प्रणाली से उधार ली गई है। देखिए, मनसबदारी प्रणाली है, ये किसके द्वारा स्टार्ट की गई थी? अकबर के द्वारा। तो यहाँ पूछा गया है कि ये किस देश से प्रचलित प्रणाली से उधार ली गई है, यानी कहाँ से ली गई है। तो इसका राइट आंसर होगा मंगोलिया, यानी कि अकबर के द्वारा जो मनसबदारी प्रणाली लागू की गई है वह मंगोलिया से ली गई है। प्रश्न संख्या 4, ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था, वह कौन सी थी? देखिए, महात्मा गांधी को ब्रिटिश सरकार के द्वारा कौन सी उपाधि दी गई थी जो महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन के बाद वापस दे दी गई। तो उस उपाधि का नाम बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा केसरे हिंद, यानी कि महात्मा गांधी को केसरे हिंद की उपाधि ब्रिटिश सरकार के द्वारा दी गई थी। महात्मा गांधी ने इसे असहयोग की घटना के बाद में वापस कर दिया था। प्रश्न संख्या 5, देखिए अब प्रश्न संख्या 5 पर आते हैं हम। तो प्रश्न संख्या 5 आपके सामने है, पश्चिमी भारत में प्राचीनतम शैलकृत गुफाएं कहाँ हैं? तो प्राचीनतम शैलकृत गुफाएं वो भी पश्चिम भारत की पूछी गई है। तो इसका आंसर होगा नासिक, एलोरा और अजंता। ये तीनों की तीनों गुफाएं, एलोरा और अजंता की गुफाएं और नासिक की गुफाएं, ये पश्चिमी भारत में प्राचीनतम शैलकृत गुफाएं हैं। नेक्स्ट चलते हैं। प्रश्न संख्या 6, भारत में जिस प्रथम राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 में हुई उसका क्या नाम था? तो भारत में पहला राजनीतिक संगठन 1838 में स्थापना हुई थी, उसका नाम बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि जमींदारी एसोसिएशन। ये भारत का प्रथम राजनीतिक संगठन था, इसकी स्थापना 1838 के अंदर हुई थी। प्रश्न संख्या 7, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम बताइए। बहुत आसान प्रश्न है लेकिन बार बार एग्जाम में रिपीट होता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, यह बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा सरोजिनी नायडू। देखिए, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछे तब जा करके सरोजिनी नायडू होगा, और अगर डायरेक्ट पूछता कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो महिला अध्यक्ष में एनी बेसेंट आ जाता। लेकिन प्रथम भारतीय अध्यक्ष पूछे तो सरोजिनी नायडू आएगी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 8, महाभारत का फारसी अनुवाद क्या कहलाता है? तो महाभारत के फारसी अनुवाद को क्या कहते हैं यह पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी रज्मनामा।
महाभारत के फारसी अनुवाद को रज्मनामा कहा जाता है? प्रश्न संख्या 9। महान सम्राट कनिष्क से वंश से, देखिए जो महान सम्राट कनिष्क थे ये किस वंश से थे यह हमें बताना है। तो महान सम्राट कनिष्क कुषाण वंश से संबंधित थे या इनके वंश से थे। तो राइट आंसर हो गया कुषाण, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 10। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सबसे पहले कौन प्रारंभ हुआ? तो इन चारों में से कौन सा पहले घटना घटित हुई या कौन सा एसोसिएशन स्टार्ट हुआ था स्वतंत्रता संग्राम के दौरान? इन चारों में से पहले किसका निर्माण हुआ, पहले कौन बना था, यह बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी मद्रास नेटिव एसोसिएशन सबसे पहले आया था चारों में से। एक बम्बई प्रेसिडेंसी है, एक इंडियन एसोसिएशन है, पूना सार्वजनिक सभा है, और एक अपना है मद्रास नेटिव एसोसिएशन। तो इन चारों में से सबसे पहले निर्माण मद्रास नेटिव एसोसिएशन का हुआ था। प्रश्न संख्या 11। जब पानीपत का युद्ध हुआ तब मराठा पेशवा कौन था? तो मराठा का पेशवा कौन हुआ करता था पानीपत के युद्ध के दौरान, यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि बालाजी बाजीराव। तो पानीपत की घटना के समय मराठाओं का पेशवा बालाजी बाजीराव हुआ करते थे। प्रश्न संख्या 12। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किसकी पदावधि में हुआ? ठीक है, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ था उस समय कांग्रेस के वायसराय कौन हुआ करते थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लॉर्ड डफरिन। तभी तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को डफरिन के दिमाग की उपज कहा जाता है। प्रश्न संख्या 13। भारत में स्वतंत्रता संग्राम में इंग्लैंड में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की? देखिए इंडिया हाउस की स्थापना इंग्लैंड में की गई थी, और इंग्लैंड में इंडिया हाउस की स्थापना किसके द्वारा की गई ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी श्यामाजी कृष्ण शर्मा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा श्यामाजी कृष्ण शर्मा, यानी इंडिया हाउस की स्थापना श्यामाजी कृष्ण शर्मा के द्वारा इंग्लैंड में की गई थी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समय। प्रश्न संख्या 14। भारतीय संविधान को संविधान सभा ने कब अंगीकार किया, यानी कब इसे माना गया, संविधान सभा के द्वारा अंगीकृत कब किया गया? तो भारतीय संविधान को संविधान सभा के द्वारा सन 1949 26 नवंबर को अंगीकृत किया गया। ये डेट याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट डेट है कि संविधान सभा ने भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया। तो 26 नवंबर 1949 इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 15। भारत में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो नीति निर्देशक तत्वों की बात हुई है किस देश के संविधान से लिए गए हैं? देखिए भारतीय संविधान के अंतर्गत अलग अलग संविधानों से अलग अलग चीज़ें ली गई है। तो यहाँ पूछा गया है कि नीति निर्देशक तत्व है ये किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि आयरलैंड। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 16। देखिए प्रश्न संख्या 16 में पूछा गया है कि दिल्ली से दौलताबाद राजधानी के स्थानांतरण का आदेश किसने दिया था? तो दिल्ली से दौलताबाद राजधानी किसने स्थानांतरित करी थी यह बताना है। तो कौन था चारों में से राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा दिल्ली से राजधानी को दौलताबाद स्थानांतरित किया गया था।
मोहम्मद बिन तुगलक राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 17, आगरा शहर की स्थापना किसने की? तो आगरा शहर की स्थापना, बेहद आसान प्रश्न है। ऑप्शन 17 क्वेश्चन 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सिकंदर लोदी। तो सिकंदर लोदी के द्वारा आगरा शहर की स्थापना की गई थी। प्रश्न संख्या 18, किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की? तो कौन सा शासक था जो ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान किया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी फर्रुख सियर। तो फर्रुख सियर था जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 19, भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया था, इसका मुख्य कारण पूछा है। तो इसका राइट आंसर है क्योंकि साइमन कमीशन में सभी जो सदस्य थे वो कौन थे? अंग्रेज थे। यानी 19 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी, सभी सदस्य अंग्रेज थे। प्रश्न संख्या 20, भारत में द्वैध शासन कब प्रारंभ हुआ? तो द्वैध शासन की स्टार्टिंग कब हुई भारत के अंदर? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मॉन्टफोर्ड सुधारों से भारत में द्वैध शासन की प्रणाली स्टार्ट हुई। तो मॉन्टफोर्ड सुधारों से, इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 21, संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन से शामिल किया गया था? तो मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन से शामिल किए गए थे, यह सवाल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी 42वें संविधान संशोधन से संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। प्रश्न संख्या 22, ठक्कर आयोग किस मसले की जांच के लिए बिठाया गया था? तो बात हो रही है ठक्कर आयोग की। तो ये क्यों बिठाया गया था, इसको क्यों बनाया गया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इंदिरा गांधी की हत्या के लिए ठक्कर आयोग की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो इंदिरा गांधी हत्या की जांच के मसले के लिए ठक्कर आयोग की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 23, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम मतदाताओं को फोटो पहचान पत्र दिए गए? तो जो वर्तमान समय में वोटर आईडी कार्ड हम यूज करते हैं, फोटो पहचान पत्र, ये भारत में किस राज्य ने सर्वप्रथम दिए थे, यह बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि हरियाणा। प्रश्न संख्या 24, एकमात्र भारतीय महिला जो विश्व स्वास्थ्य संगठन की अध्यक्ष अब तक बनी है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? अब तक बनी है या अब तक बनी थी? तो एकमात्र भारतीय महिला जो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की अध्यक्ष बनी थी या बनी है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी डॉक्टर सुशीला नायर, यह इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 25, निम्न में से कौन से आधारभूत मानववादी का प्रतिपादक था? तो निम्न में से कौन आधारभूत मानवतावादी का प्रतिपादक था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी M.N. रॉय, इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 26, यदि भारत का राष्ट्रपति पद त्याग करना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसे देगा? तो भारत का राष्ट्रपति त्यागपत्र की स्थिति में अपना त्यागपत्र किसे देगा? तो वो देगा उपराष्ट्रपति को, और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में मुख्य न्यायाधीश को देता। प्रश्न संख्या 27, भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा नरेशों की हस्तपाठी तथा अन्य सुविधाओं को समाप्त किया गया?
तो नरेशों मतलब राजाओं की बात हो रही है। भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा नरेशों की हस्त पार्टी तथा अन्य सुविधाओं को समाप्त किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी 26वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 28। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस का प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन था? देखिए जो अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट है इसमें प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन बना था यह बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी नागेंद्र सिंह। नागेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट के अंदर प्रथम भारतीय अध्यक्ष रहे, नागेंद्र सिंह। प्रश्न संख्या 29। मतदाताओं को परिचय पत्र प्रदान करने की व्यवस्था किसमें की गई थी? तो देखिए मतदाताओं को परिचय पत्र दिया गया, ये कौन से संशोधन के द्वारा, कौन से एक्ट के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी 1975 के चुनाव कानून में संशोधन के द्वारा परिचय पत्र की व्यवस्था स्टार्ट की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 30। विधायिका सभा ने किस दिन संविधान को स्वीकार किया था? तो विधायिका सभा ने चारों में से कब संविधान को स्वीकार किया था? तो चार ऑप्शन आपके सामने है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी 26 नवंबर 1949। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 31। भारतीय संविधान का शिल्पकार किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान का शिल्पकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 32। ध्रुवीय क्षेत्रों में चलने वाली अति प्रबल एवं बर्फीली पवनों को क्या कहते हैं? ध्रुवीय क्षेत्रों में चलने वाली बहुत तेजी वाली प्रबल और बर्फीली जो पवनें होती है इन्हें क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा बर्फानी तूफान, ऑप्शन सी। तो 32वें का राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी बर्फानी तूफान। प्रश्न संख्या 33। निम्न में से किसका प्रति घंटा वायु वेग सर्वाधिक होता है? तो तूफान, टाइफून, टॉर्नेडो, थंडरस्टॉर्म, इन चारों में से किसका वेग सबसे ज़्यादा होगा यह बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी टॉर्नेडो। टॉर्नेडो की गति जो वेग होगा वो इन चारों में से सर्वाधिक होगा। प्रश्न संख्या 34। व्यापारिक पवनें कहाँ से चलती है? तो जो व्यापारिक पवनें होती है ये कहाँ से चलना प्रारंभ करती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि उपोष्ण उच्च दाब से। तो व्यापारिक पवनें उपोष्ण उच्च दाब से चलती है। प्रश्न संख्या 35। थल समीर और समुद्र समीर के बनने का कारण क्या है? तो देखिए थल समीर और समुद्र समीर के बनने का कारण क्या होता है? तो इसका कारण होता है चालन। तो चालन की घटना के कारण थल समीर और समुद्र समीर की घटनाएं होती है। वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? तो बहुत ही आसान सवाल है। तो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है? तो वह है नाइट्रोजन, 78 कुछ % होती है ना। प्रश्न संख्या 37। देखिए टॉर्नेडो बहुत प्रबल उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, बिल्कुल सही है। तो ये कहाँ से होता है, कहाँ से इसकी उत्पत्ति होती है? चारों ऑप्शन आपके सामने, कैरिबियन सागर, चीन सागर, अरब सागर या श्याम सागर। तो टॉर्नेडो बहुत ही प्रबल उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, ये कहाँ से उत्पत्ति इसकी होगी? तो इसका राइट आंसर है कैरिबियन सागर से यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 38। वायु में निम्नतम तापमान कब अंकित किया जाता है? तो वायु के अंतर्गत कम तापमान कब होता है? चारों ऑप्शन में से आपको बताना है। सूर्योदय के ठीक पहले, अर्धरात्रि में, प्रातः 3 बजे या किसी भी समय। तो वायु का निम्नतम तापमान कब अंकित किया जाता है?
तो इसका राइट आंसर होगा सूर्योदय के ठीक पूर्व, उससे पहले। प्रश्न संख्या 39, निम्न ऊंचाई पर पाया जाने वाला मेघ है। निम्न ऊंचाई यानी कम ऊंचाई पर पाया जाने वाला मेघ कौन सा कहलाता है या कौन सा मेघ है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी वर्षा मेघ कम ऊंचाई पर पाया जाता है, निम्न ऊंचाई पर पाया जाता है। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 40, चक्रवातों की उत्पत्ति सर्वाधिक संख्या में होती है। तो चक्रवातों की उत्पत्ति सबसे ज़्यादा कहाँ होती है यह बताना है। विषुवत रेखा पर होती है, 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर होती है, 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर होती है, या 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर होती है। तो चक्रवातों की सबसे ज़्यादा उत्पत्ति कहाँ होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर चक्रवातों की उत्पत्ति सबसे ज़्यादा होती है, 60 डिग्री नॉर्थ अक्षांश। 41, सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं आपको बताना है। विषुवतीय क्षेत्र पे, सवाना क्षेत्र पे, टुंड्रा क्षेत्र पर, या मानसून प्रदेशों में। तो सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी विषुवतीय क्षेत्रों में सदाबहार वन पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आसान प्रश्न है, लेकिन एग्जाम में बार बार पूछा गया है। सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो विषुवतीय क्षेत्रों पे। अगला प्रश्न, वेनेजुएला के घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? वेनेजुएला के घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? प्रेरीज, लानोज, पंपास या डाउन्स। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि लानोज। तो वेनेजुएला के घास के मैदान लानोज कहलाते हैं। तो 42 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 43, संरचनात्मक बेरोजगारी किस कारण उत्पन्न होती है? तो जो संरचनात्मक बेरोजगारी होती है ये किस कारण से उत्पन्न होती है? तो बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने। अपस्फीति की दशा में, भारी उद्योगों की ओर झुकाव, कच्चे पदार्थों की कमी, या अपर्याप्त उत्पादक क्षमता। तो देखिए संरचनात्मक बेरोजगारी होती है यह अपर्याप्त उत्पादक क्षमता के कारण उत्पन्न होती है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अपर्याप्त उत्पादक क्षमता की स्थिति में संरचनात्मक बेरोजगारी उत्पन्न होती है। प्रश्न संख्या 44, कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज कहाँ स्थित है? तो 44 का राइट आंसर बताना है आपको। कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज वॉल स्ट्रीट में, लियोन्स रेंज में, दलाल स्ट्रीट में, या नेताजी सुभाष रोड पर कहाँ स्थित है? चारों में से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी नेताजी सुभाष रोड पर कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज स्थित है। प्रश्न संख्या 45, कोई अर्थव्यवस्था टेक ऑफ अवस्था में होती है। तो जब टेक ऑफ अवस्था में होती है तो क्या होता है इनमें से? तो टेक ऑफ अवस्था में क्या होगा? सभी नियंत्रण हटा दिए जाएंगे, अर्थव्यवस्था का क्षय होने लगेगा, अर्थव्यवस्था स्थित हो, स्थैतिक विकास प्रारंभ होगा। तो टेक ऑफ की अवस्था में क्या होगा अर्थव्यवस्था की स्थिति में? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी कि स्थैतिक विकास प्रारंभ होना स्टार्ट हो जाएगा। तो स्थैतिक विकास प्रारंभ होगा तब उसे कहेंगे हम टेक ऑफ की अवस्था। प्रश्न संख्या 46, सार्क आंदोलन किस उद्देश्य से आरंभ किया गया था? तो जो सार्क आंदोलन है ये क्यों स्टार्ट हुआ था? पहला ऑप्शन है क्षेत्रीय सहयोग, सामरिक गठबंधन, सांस्कृतिक मेलजोल, या राजनीतिक ध्रुवीकरण। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है ऑप्शन ए यानी क्षेत्रीय सहयोग के लिए। तो सार्क आंदोलन का स्टार्टिंग या इसका उद्देश्य क्षेत्रीय सहयोग के लिए आरंभ किया गया था। प्रश्न संख्या 47, योजना के अर्थव्यवस्था के विचार को कार्यान्वित करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो योजना के अर्थव्यवस्था के विचार को किसने कार्यान्वित किया था, वो व्यक्ति कौन था?
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी जोसेफ स्टालिन। जोसेफ स्टालिन के द्वारा योजना के अर्थव्यवस्था के विचार को स्टार्टिंग की गई थी, यानी इनका कार्यान्वित किया गया था जोसेफ स्टालिन। अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 48। एस्टेट ड्यूटी क्या है? तो एस्टेट ड्यूटी क्या होती है यह बताना है। मातृभूमि के प्रति कर्तव्य है, अपने घर जायदाद के प्रति कर्तव्य है, एक प्रकार का राजकर है, या इनमें से कोई नहीं। तो एस्टेट ड्यूटी क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा यह एक प्रकार का राजकर है, ऑप्शन सी। तो एस्टेट ड्यूटी एक प्रकार का राजकर होता है। प्रश्न संख्या 49। भारत में करेंसी नोट पर उसका मूल्य कितनी भाषाओं में लिखा होता है? किसी भी भारतीय नोट पर कितनी भाषाओं में उसका मूल्य लिखा हुआ होता है, यह बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि 15 भाषाओं में भारतीय करेंसी पर उसका मूल्य लिखा हुआ होता है। और आज का अंतिम प्रश्न आपके सामने है, महंगाई का कारण क्या होता है? ठीक है, तो महंगाई का कारण क्या है इनमें से? तो इस अधिक उत्पादन है, कीमतों का बढ़ना है, डिफेंसिव फाइनेंसिंग है, या कम उत्पादन है? देखिए, यह प्रश्न का आंसर आपको बताना है। आप हमें कमेंट बॉक्स में आकर के बताइए कि महंगाई का कारण क्या है। बिल्कुल, जिसका भी कमेंट सही होगा उसे हार्ट दिया जाएगा और लाइक कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए, पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।